ओरिजिन के बारे में सच्चाई जानने के बाद लुओ फेंग स्तब्ध खड़ा था। एक ऐसा अस्तित्व जिसने मानवता की किस्मत को आकार दिया, वर्चुअल यूनिवर्स बनाया और खुद यूनिवर्स को चुनौती देने की हिम्मत की। लेकिन हकीकत निर्दयी थी। इतना सर्वोच्च होने के बावजूद भी वह यूनिवर्स ओरिजिन की सजा से बच नहीं सका। इटर्नल सेपरेशन, जिसका कोई समाधान नहीं था। यहाँ तक कि ह्यूज एक्स क्रिएटर भी उस किस्मत को बदल नहीं सकता था। लुओ फेंग अभी इस सच्चाई को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था कि उसे एक नया समन्स मिला। ह्यूज एक्स मीटिंग। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। यही वह जगह थी जहां मानवता के सबसे बड़े फैसले लिए जाते थे, यूनिवर्स मास्टर्स और सुप्रीम बींग्स द्वारा। जब वह ह्यूज एक्स गॉड पैलेस पहुंचा तो उसने मानवता के असली स्तंभों को एक साथ देखा। हर महान फैक्शन के नेता, जिनसे अपार शक्ति और अधिकार झलक रहा था। पहली बार वह उन्हें ऊपर देखकर नहीं, बल्कि उनके बीच बैठा था। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, लुओ फेंग को सच्चाई समझ में आई। मानवता सिर्फ मजबूत नहीं थी, बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली थी। उसके पास कई टॉप टियर यूनिवर्स मास्टर्स थे, जो यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्तियों को भी टक्कर दे सकते थे। और फिर वह क्षण आया। एक जंगली और दबंग आभा वाला अस्तित्व प्रकट हुआ। ह्यूज एक्स क्रिएटर, मानवता का सर्वोच्च अस्तित्व। जब लुओ फेंग ने उसे देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी परिचित भावना जाग उठी, मानो किस्मत उसे चुपचाप यहाँ तक लाती रही हो। और अब वह उस मंच पर खड़ा था जहाँ पूरे यूनिवर्स की किस्मत तय होती थी। ग्रैंड ह्यूज एक्स मीटिंग में सभी 19 यूनिवर्स मास्टर्स एकत्र हुए, सिर्फ मानवता के भविष्य का निर्णय लेने के लिए नहीं, बल्कि लुओ फेंग का औपचारिक स्वागत करने के लिए। खुद ह्यूज एक्स क्रिएटर ने उसे स्वीकार किया, यह घोषणा करते हुए कि लुओ फेंग की सर्वाइवल एबिलिटी पूरे यूनिवर्स में शीर्ष स्तर पर है। यह सुनकर वहां मौजूद कई लोग स्तब्ध रह गए। फिर आया रिवॉर्ड। परंपरा के अनुसार एक नया यूनिवर्स मास्टर एक टॉप टियर ट्रू ट्रेजर के बराबर इनाम मांग सकता था। सभी की नजरें लुओ फेंग पर टिक गईं। उम्मीद थी कि वह अपार शक्ति चुनेगा, लेकिन उसका जवाब सभी को चौंका गया। उसने वेपन्स या दौलत नहीं मांगी, उसने अपना घर मांगा। लुओ फेंग ने मिल्की वे को दोबारा स्थापित करने और हमेशा उसकी रक्षा करने की अनुमति मांगी, वहीं रहने और उसे सदा सुरक्षित रखने के लिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा निर्णय पहले कभी नहीं सुना गया था। यूनिवर्स मास्टर्स आमतौर पर रणनीतिक क्षेत्रों में रहते थे, न कि किसी एक गैलेक्सी में। लेकिन लुओ फेंग का संकल्प अटल था। फिर आया असली टकराव। अर्थ के स्वामित्व को लेकर यूनिवर्स मास्टर्स के बीच तीखी बहस छिड़ गई, क्योंकि इसकी कीमत किसी भी साधारण ट्रेजर से कहीं ज्यादा थी। कुछ ने मांग की कि लुओ फेंग को इसके बदले भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन ह्यूज एक्स क्रिएटर ने एक निर्णायक आदेश के साथ सब खत्म कर दिया। अर्थ लुओ फेंग को वापस दी जाएगी, चाहे इसके लिए उसे खुद एक पिनेकल ट्रू ट्रेजर से मुआवजा क्यों न देना पड़े। इसके बाद किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उस पल लुओ फेंग ने सिर्फ एक दर्जा ही नहीं पाया, उसने अपनी जड़ों को वापस हासिल कर लिया। मीटिंग के बाद उसके टीचर ने उसे याद दिलाया, यह यूनिवर्स ताकत और स्वार्थ पर चलता है। यहाँ तक कि साथी भी तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं जब इंटरेस्ट की बात आती है। लेकिन लो फेंग का रास्ता अब साफ था। उसने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी थी, सब कुछ दांव पर लगाया था, राज करने के लिए नहीं, बल्कि शिखर पर खड़े होकर उस चीज की रक्षा करने के लिए जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। उसका घर बहुत दूर, आग और मैग्मा से जलते एक गॉड कंट्री में। मो लुओ की किस्मत तय हो चुकी थी। कभी एक गर्वित जीनियस रहा वह, अब कांपता हुआ खड़ा था जब 3 शक्तिशाली अस्तित्व उसके सामने उतरे, एक ही आदेश के साथ, मिल्की वे होर्ड लीडर द्वारा न्याय। पहले तो उसने यकीन करने से इनकार कर दिया। लुओ फेंग एक यूनिवर्स मास्टर, असंभव। लेकिन सच्चाई किसी के स्वीकार का इंतजार नहीं करती। जब उसने अपने अपराध से इनकार किया तो फैसला तुरंत सुनाया गया। एग्जीक्यूशन। एक ही पल में उसका गॉडली बॉडी धूल में बिखर गया। उसका कभी जीवित गॉड कंट्री भी शांत, निर्जीव, खत्म हो गया। एक पुराना प्रतिद्वंद्वी बिना कोई निशान छोड़े मिट गया। उधर अर्थ पर एक और भी बड़ा बदलाव शुरू हुआ। पूरे मानव क्षेत्र में आदेश फैल गए। हर बाहरी, हर शक्तिशाली परिवार, जिन्होंने कभी अर्थ पर रहने के लिए अकल्पनीय कीमत चुकाई थी, उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर किया गया। कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई रेसिस्टेंस नहीं, क्योंकि अब अर्थ एक यूनिवर्स मास्टर का था। कुछ ही दिनों में कभी भीड़ भाड़ से भरी दुनिया खाली हो गई। पैंथियन गायब हो गया। पूरे मिल्की वे में निर्माण शुरू हो गया, उसे एक अटूट डोमेन में बदलने के लिए। और फिर
वह लौट आया। लुओ फेंग सितारों से उतरकर उस नीले ग्रह पर वापस आया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अर्थ को देखते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। अनगिनत बैटल्स, अनगिनत खतरे, इन सब के बाद वह आखिरकार घर लौट आया था। 1 लाख साल बाद अर्थ अब पहले जैसा छोटा ग्रह नहीं रहा था। यह एक परफेक्ट वर्ल्ड में बदल चुका था, जहां नेचर और टेक्नोलॉजी संतुलन में साथ साथ मौजूद थे। हरी भरी हरियाली जमीन को ढक रही थी। आसमान शुद्ध नीला बना हुआ था और जीवन हर जगह फल फूल रहा था। लुओ फेंग शू शिन के साथ एक साधारण इंसान की तरह सड़कों पर चल रहा था, चुपचाप उस दुनिया को देख रहा था जिसे उसने खुद सुरक्षित रखा था। लेकिन इस शांति के पीछे अर्थ अब कुछ असाधारण बन चुका था। एक टॉप टियर एसएसएस लाइफ प्लेनेट, जो पूरे ह्यूमन यूनिवर्स की सबसे मूल्यवान जगहों में से एक था। यहाँ एलिट्स इकट्ठा होते थे, स्टार ट्रैवलर्स, स्टार लेवल्स, यहाँ तक कि यूनिवर्स लेवल्स और अनडाइंग बीइंग्स भी अक्सर दिखाई देते थे। अब यह सिर्फ एक घर नहीं रहा था, यह मानवता का एक पवित्र स्थान बन चुका था। कारण भी साफ था, अर्थ खुद एक रहस्यमयी शक्ति को धारण करता था। यहाँ जन्म लेने वाला हर बच्चा असाधारण क्षमता के साथ पैदा होता था। इसी वजह से अनगिनत शक्तिशाली परिवार यहाँ रहने का अधिकार पाने के लिए संघर्ष करते थे। समय के साथ अर्थलिंग रेस अनगिनत स्टार सिस्टम्स में फैल गई और मानवता की एक विशाल और प्रभावशाली शाखा बन गई। लेकिन लुओ फेंग ने एक कमी देखी। प्रतिभा होने के बावजूद नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन और संसाधन नहीं मिल रहे थे। मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम के बिना उनकी असली क्षमता कभी पूरी तरह जाग नहीं सकती थी। इसलिए उसने एक फैसला लिया। अपने अधिकार और असीम संसाधनों के साथ लुओ फेंग ने एक संपूर्ण कल्टीवेशन सिस्टम बनाना शुरू किया, जिसमें उसकी खुद की शक्ति और मानवता की ताकत दोनों शामिल थी। फ्लोटिंग सिटीज फिर से बनाई गईं, महासागरों को नया रूप दिया गया और नई व्यवस्थाएं तैयार की गईं ताकि आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा मिल सके। सब कुछ सिर्फ एक उद्देश्य के लिए, अर्थ को इतना मजबूत बनाना कि वह यूनिवर्स के शिखर पर खड़ा हो सके। शांत खड़े होकर लुओ फेंग ने अपने घर को देखा। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन साथ ही अटूट संकल्प भी। लड़ाइयां खत्म नहीं हुई थी, बस उनका रूप बदल गया था। अब दुश्मनों से लड़ने के बजाय वह भविष्य बना रहा था। पृथ्वी के संरक्षित प्राचीन खंडहरों के बीच चलते हुए लुओ फेंग चुपचाप अपने अतीत को याद कर रहा था। पुराने साथी, खोए हुए दोस्त और वो नाजुक दिन जब जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती था। समय ने लगभग सब कुछ मिटा दिया था, लेकिन उसकी यादें नहीं। अब सब कुछ बदल चुका था। एक संघर्षरत योद्धा से वह अब ऐसा अस्तित्व बन चुका था जो यूनिवर्स नाइट्स को आदेश देता था और पूरे स्टार सिस्टम्स को बदल सकता था। उसका प्रभाव गैलेक्सीज तक फैला हुआ था, उसकी अथॉरिटी निर्विवाद थी। फिर भी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उसने अपने आप को अपने घर, अपनी जड़ों और अपने अतीत से जुड़े रखा। 12 साल शांति से कल्टीवेशन में बीत गए और फिर अंतरिक्ष की गहराइयों में लुओ फेंग ने आखिरकार शीवू विंग्स के दूसरे रूप को रिलीज किया। सुनहरी रोशनी दर्जनों लाइट ईयर्स तक फैल गई और एक ही पल में उसने अपने दायरे में आने वाली हर चीज पर नियंत्रण कर लिया। हर तारा, हर ग्रह, हर गति, सब उसकी इच्छा के अधीन हो गए। एक ही विचार से पूरे स्टार सिस्टम्स काम उठे और दूसरे विचार से वे मिटा दिए गए। यह सिर्फ शक्ति नहीं थी, यह स्पेस और टाइम पर पूर्ण नियंत्रण था। उस सुनहरे डोमेन के भीतर खड़े होकर लुओ फेंग ने समझ लिया, यहाँ तक कि यूनिवर्स मास्टर्स के बीच भी उसका नियंत्रण असाधारण था। और इसलिए उसने इसका नाम रखा गोल्डन कंट्री, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ सिर्फ वही शासक था। यह उसकी यात्रा का प्रतीक था, एक अकेले फाइटर से यूनिवर्स का एक सॉवरेन बनने तक। शीवू विंग्स के सेकंड फॉर्म, गोल्डन कंट्री, को मास्टर करने के बाद लुओ फेंग ने आखिरकार इसकी असली कीमत समझ ली। यह सिर्फ पावर नहीं था, इसने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म कर दिया था। अब 80 लाइट ईयर्स के दायरे में वह स्पेस और टाइम दोनों को नियंत्रित कर सकता था। एक ऐसा डोमेन जिसे कई यूनिवर्स मास्टर्स भी नहीं छू सकते थे। लेकिन जब उसने विंग्स को और गहराई से समझा, तो एक सच्चाई सामने आई, वे अधूरे थे। थर्ड फॉर्म अभी भी सील था, जिसे खोलना असंभव था बिना गहरे लॉ की समझ के, और एक खोए हुए हिस्से के बिना, जो कहीं इस विशाल यूनिवर्स में खो चुका था। फिर भी लुओ फेंग निराश नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था इस ट्रेजर में और भी बड़ी शक्ति छिपी हुई है, जो अभी जागनी बाकी है। समय बीता गया, शांत कल्टीवेशन के साल एक बड़ी तैयारी में बदल गए, और फिर अचानक एक कॉल आया एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल से। एक ही पल में
लुओ फेंग को स्पेस के पार खींच लिया गया। वह 5 कलर ऑरोरा लेक को पार करते हुए लेजेंडरी एंसेस्ट्रल गॉड पैलेस में पहुंच गया। डबल फेस एंसेस्ट्रल गॉड के सामने खड़े होकर लुओ फेंग ने एक चौंकाने वाली सच्चाई सुनी। हालांकि उसके पास यूनिवर्स मास्टर जैसी शक्ति थी, लेकिन वह सच में अभी यूनिवर्स मास्टर नहीं बना था। उसकी शक्ति एक अनोखे रास्ते से आई थी, कुछ ऐसा जो यूनिवर्स में पहले कभी नहीं देखा गया था, और इसी वजह से उसके लिए एक नई किस्मत तय थी। एंसेस्ट्रल गॉड ने उसे उसका पहला मिशन सौंपा, एक खतरनाक कार्य जो मानव क्षेत्र से बहुत दूर था और सीधे यूनिवर्स ओरिजिन से जुड़ा हुआ था। उसे एक रहस्यमय गोल्डन टोड सौंपते हुए आदेश साफ था, जो भी इसे ट्रिगर करे उसे नष्ट कर देना। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई दया नहीं, क्योंकि कुछ असामान्य, कुछ ऐसा जो यूनिवर्स के संतुलन को खतरे में डाल रहा था, शुरू हो चुका था। जैसे ही लुओ फेंग ने यह मिशन स्वीकार किया, उसका रास्ता एक बार फिर बदल गया। अपने घर का रक्षक होने से अब वह पूरे यूनिवर्स का गार्जियन बन चुका था। एंसेस्ट्रल गॉड के मिशन को लेकर लुओ फेंग दूर स्थित युआन आओ सीक्रेट रीजन की ओर निकल पड़ा, एक ऐसी जगह जो मानव क्षेत्र से बहुत दूर थी और अज्ञात खतरों से भरी हुई थी। एक बार फिर ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर के भेष में वह अंधेरे यूनिवर्स में चुपचाप आगे बढ़ता रहा, अपने लक्ष्य की ओर। उधर एक और तूफान तैयार हो रहा था। मानवता का सर्वोच्च अस्तित्व, ह्यूज एक्स क्रिएटर, ने एक साहसी फैसला लिया। वह भयानक यूनिवर्स ओशन में प्रवेश करेगा और घातक टिल्टेड पीक सेक्टर की ओर जाएगा, सुप्रीम ट्रेजर्स की खोज में। यह एक ऐसा दाव था जहां सबसे शक्तिशाली भी हमेशा के लिए खो सकते थे। इसी बीच ओरिजिनल यूनिवर्स में लुओ फेंग आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया। उसके सामने था युआन आओ सीक्रेट रीजन, एक अजीब डोमेन जिस पर एक अकेला यूनिवर्स मास्टर, युआन आओ मास्टर, राज करता था। उसने अनगिनत जातियों के जीवन रूपों को इकट्ठा किया था और इस क्षेत्र को एक विशाल युद्धभूमि में बदल दिया था, जहां संघर्ष और विकास लगातार चलते रहते थे। 12 विशाल भूमियां अंतरिक्ष में फैली हुई थी, हर एक में अरबों जीव लगातार लड़ते, बढ़ते और शक्तिशाली बनते रहते थे। लेकिन लो फेंग यहाँ देखने नहीं आया था, वह यहाँ शिकार करने आया था। उसने रहस्यमय गोल्डन टोड निकाला और पूरे क्षेत्र को स्कैन करना शुरू किया, उस असामान्यता को खोजने के लिए जो यूनिवर्स के संतुलन को खतरे में डाल रही थी। एक ही कदम में उसने लाखों लाइट ईयर्स पार कर लिए और एक भूमि पर पहुंच गया, जुए आन लैंड। उसके ऊपर खड़े होकर लुओ फेंग की नजरें तेज हो गईं। मिशन अब शुरू हो चुका था। जुए आन लैंड में प्रवेश करते ही लुओ फेंग ने तुरंत कुछ असामान्य महसूस किया। आसमान पर एक पतली सातरंगी परत फैली हुई थी और एक भयानक गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींच रहा था। यहाँ तक कि हवा में टिके रहना भी सिर्फ शक्तिशाली लोगों के लिए संभव था। नीचे जमीन खून से भीगी हुई थी। अनगिनत कंकाल एक विशाल युद्धभूमि पर बिखरे पड़े थे, दो प्राचीन शहर के बीच जो अनंत युद्ध में बंधे हुए थे। यह एक क्रूर दुनिया थी जहां जीने का मतलब था लगातार लड़ना। खुद को एक स्थानीय के रूप में छिपाकर लुओ फेंग ने अपनी जांच शुरू की, एक शहर से दूसरे शहर तक स्कैन करता हुआ। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन गोल्डन टोड अब तक शांत था। तभी वह लाल हो उठा। पहली बार लुओ फेंग को एक सुराग मिला। सावधानी से आगे बढ़ते हुए वह स्रोत की ओर गया। रास्ते में उसने इस दुनिया के जीवन को देखा, उनके संघर्ष, महत्वाकांक्षा और क्रूरता। और फिर उसकी नजर एक व्यक्ति पर टिक गई, बूआ, एक योद्धा जो मौत से भाग रहा था, क्रोध और निराशा से भरा हुआ, दुश्मनों से घिरा हुआ, मरने के लिए तैयार। और तभी समय रुक गया। लुओ फेंग उसके सामने प्रकट हुआ। सिर्फ एक विचार से उसने बुआ को सैकड़ों मील दूर स्थानांतरित कर दिया और उसकी यादों को आसानी से पढ़ लिया। लुओ फेंग के लिए यह आदमी महत्वहीन था, लेकिन दिलचस्प, इसलिए एक क्षणिक इच्छा पर उसने उसे शक्ति दे दी, एक छोटा सा बीज, और बुआ तुरंत बदल गया। एक शिकार से एक यूनिवर्स लेवल अस्तित्व बन गया। लुओ फेंग हल्के से मुस्कुराया। उसके लिए यह कुछ भी नहीं था, लेकिन बुआ के लिए यह एक पूर्ण पुनर्जन्म था। बिना पीछे देखे लुओ फेंग आगे पहाड़ों की ओर बढ़ गया, क्योंकि वहीं था असली लक्ष्य, वह असामान्यता, वह खतरा जो पूरे यूनिवर्स को हिला सकता था। बुआ की जिंदगी एक ही पल में बदल गई। एक शिकार से वह अचानक अपार शक्ति का मालिक बन गया। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं, उसका शरीर बदल गया और उसके भीतर पावर उमड़ पड़ी जो कभी दशकों में हासिल होता, वह अब कुछ ही पलों में पूरा हो गया। उसके लिए
यह किसी दिव्य आशीर्वाद से कम नहीं था, एक चमत्कार, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ। वह तुरंत अपने दुश्मनों की ओर लौट पड़ा, बदला और प्रभुत्व के सपनों के साथ। उसे यह नहीं पता था कि लुओ फेंग के लिए वह सिर्फ एक गुजरता हुआ पल था, क्योंकि लुओ फेंग तो पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसके सामने था फ्यूरियस फ्लेम माउंटेन, वही जगह जहां गोल्डन टोड ने प्रतिक्रिया दी थी। इसके अंदर शक्तिशाली अस्तित्व राज करते थे, लेजेंड्स, हाफ डीटीज और यहाँ तक कि एक तथाकथित गॉड। लेकिन लुओ फेंग के लिए उनकी ताकत महत्वहीन थी। एक ही मूव में उसने गोल्डन कंट्री सक्रिय कर दी। स्पेस जम गया, टाइम मुड़ गया और वह तथाकथित गॉड, पोवा गॉड, एक ही पल में कैप्चर हो गया, बिना जरा भी विरोध किए। इल्यूजन और सोल सर्चिंग के जरिए लुओ फेंग ने सच्चाई उजागर कर दी। यह अस्तित्व सिर्फ एक फ्रैगमेंट था, किसी बहुत बड़े अस्तित्व का एक टुकड़ा। तभी उसे एहसास हुआ, खतरा यह कमजोर अनडाइंग बीइंग नहीं था, बल्कि वह चीज थी जो इसके पीछे खड़ी थी। जैसे ही लुओ फेंग ने और गहराई से देखा, पहली बार उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई, क्योंकि यह मिशन शुरुआत में जितना लगा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। पोवा गॉड की यादों को खोजने के बाद लुओ फेंग उलझन में पड़ गया। कुछ भी असामान्य नहीं था, कोई रहस्य नहीं, कोई छिपा खतरा नहीं। फिर भी गोल्डन टोड ने प्रतिक्रिया दी थी। आदेश का पालन करते हुए लुओ फेंग ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एक ही विचार से गोल्डन कंट्री ने पोवा गॉड को पूरी तरह कुचल दिया। उसका अस्तित्व बिना किसी विरोध के मिट गया। लेकिन इससे रहस्य और गहरा हो गया। जब लुओ फेंग ने रिपोर्ट दी तो एंसेस्ट्रल गॉड ने एक ठंडा जवाब दिया। पोवा गॉड सिर्फ एक फुट सोल्जर था, असली खतरा अभी भी बाकी था। यह समझते ही लुओ फेंग ने खुद को रोकना बंद कर दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति रिलीज कर दी। सुनहरी रोशनी पूरे महाद्वीप में फैल गई। समुद्र, पहाड़, ज्वालामुखी, सब कुछ उसके अंदर आ गया। गोल्डन कंट्री ने पूरे जुए आन लैंड को ढक लिया। एक ही पल में स्पेस जम गया। टेलीपोर्टेशन पूरी तरह सील हो गया। हर जीव, कमजोर से लेकर अनडाइंग फाइटर्स तक, आसमान से उतरते हुए दबाव को महसूस करने लगे। यहाँ तक कि इस भूमि के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व, टॉर्च स्मेल्टिंग मास्टर गॉड और मोहे मास्टर गॉड, पूरी तरह स्थिर हो गए। वे एक उंगली तक नहीं हिला पा रहे थे। उनके लिए यह किसी दैवीय सजा जैसा था, लेकिन लुओ फेंग के लिए यह सिर्फ कंट्रोल था। शांत रहकर सब कुछ देखते हुए उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और तभी गोल्डन टोड फिर से प्रतिक्रिया करने लगा। लेकिन इस बार मोहे पर नहीं, बल्कि टॉर्च स्मेल्टिंग मास्टर गॉड पर। लुओ फेंग की नजरें तेज हो गई। इतनी खोज के बाद असली लक्ष्य आखिरकार सामने आ गया था। ज्वालामुखी के ऊपर सुनहरी रोशनी में खड़े होकर लुओ फेंग ने धीमे स्वर में कहा, तो तुम ही स्रोत हो। लुओ फेंग अब पूरी निर्दयता के साथ आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में उसने पूरे महाद्वीप में फैले सैकड़ों अनडाइंग बींग्स को स्कैन किया और 12 और लक्ष्य खोज निकाले। बिना एक पल गवाए उसने सभी को सील कर दिया। फिर वह ज्वालामुखी महल के भीतर उतरा, जहां उसका सामना हुआ टॉर्च स्मेल्टिंग मास्टर गॉड से, वही असली स्रोत जो इस असामान्यता के पीछे था। पहली नजर में कुछ भी गलत नहीं लगा। पूछताछ के दौरान भी वह बस एक साधारण यूनिवर्स नाइट जैसा ही दिखा, जो कमजोर जीवों पर शासन कर रहा था। लेकिन लुओ फेंग बाहरी रूप पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने और गहराई में जाना शुरू किया। कई अनडाइंग बींग्स की यादों की तुलना करने पर आखिरकार एक पैटर्न सामने आया। वे सभी टॉर्च स्मेल्टिंग के सोल सर्वेंट्स थे। यही था असली सुराग, उनकी शक्ति नहीं, उनके कार्य नहीं, बल्कि उनका कनेक्शन। एक एक करके लुओ फेंग ने सभी को इकट्ठा किया, कुल 14 लक्ष्य। और तब सच्चाई सामने आई। यह व्यक्तियों का मामला नहीं था, यह एक छिपा हुआ नेटवर्क था। और उस नेटवर्क के केंद्र में एक और भी खतरनाक अस्तित्व था, युआन आओ मास्टर। बिना हिचकिचाहट लुओ फेंग ने सबको खत्म कर दिया, हर एक लक्ष्य पूरी तरह नष्ट। लेकिन कुछ गलत लगा। बहुत आसान, बहुत शांत, यहाँ तक कि अपने ही सेवकों के मारे जाने पर भी युआन आओ मास्टर प्रकट नहीं हुआ। वह खामोशी किसी भी युद्ध से ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि दूर कहीं एक रहस्यमय गॉड कंट्री के भीतर युआन आओ मास्टर पहले ही सब कुछ महसूस कर चुका था और गुस्से के बजाय वह मुस्कुरा रहा था। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा था। लुओ फेंग इस गहरी साजिश से अनजान अगले महाद्वीप पर पहुंच गया और एक बार फिर गोल्डन कंट्री को सक्रिय कर दिया, पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में लेते हुए। लेकिन अब
शिकार बदल चुका था। यह सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, यह एक बहुत बड़े खेल की शुरुआत थी। विशाल टॉवरिंग कॉन्टिनेंट पर लुओ फेंग ने अपनी पूरी अथॉरिटी छोड़ दी। सुनहरी रोशनी पूरे भूभाग में फैल गई और उसके नीचे आने वाली हर चीज को बांध लिया। अनडाइंग फाइटर्स, मास्टर गॉड्स, सब के सब जड़ हो गए। कोई जरा सा भी विरोध नहीं कर सका। इस भूमि के निवासियों के लिए यह किसी दैवीय न्याय जैसा था। डर से कांपते हुए वे एक ही नाम पुकार रहे थे, युआन आओ सुप्रीम गॉड। लेकिन वे गलत थे। यह शक्ति उनके देवता की नहीं थी, यह किसी ऐसे अस्तित्व की थी जो उनकी समझ से कहीं परे था। आसमान से उतरते हुए लुओ फेंग ने खुद को प्रकट किया। ठंडी सटीकता के साथ उसने सच्चाई उजागर की। ये तथाकथित मास्टर गॉड्स सिर्फ युआन आओ मास्टर के सोल सर्वेंट्स थे, और जिन्हें गोल्डन टोड ने चिन्हित किया था उन्हें मरना ही होगा। उनकी प्रार्थनाओं को अनसुना करते हुए लुओ फेंग ने उन्हें खत्म करने की तैयारी की। लेकिन तभी स्पेस फट गया। एक विशाल आकृति सामने आई। युआन आओ मास्टर आ चुका था, एक ठंडी हंसी के साथ। उसने पूरे महाद्वीप में अनंत ज्वालाएं फैला दी। उसका अपना डोमेन लुओ फेंग के गोल्डन कंट्री से टकरा गया। पहली बार दो यूनिवर्स लेवल शक्तियां आमने सामने थी। फिर भी युआन आओ स्पेस और टाइम को नियंत्रित नहीं कर सका, क्योंकि लुओ फेंग का गोल्डन कंट्री उससे कहीं श्रेष्ठ था। फिर भी युआन आओ ने अपने अनुयायियों की रक्षा की, लुओ फेंग के हमले को रोकते हुए। वातावरण भारी हो गया। तभी लुओ फेंग ने शांत स्वर में कहा, तुम इन्हें बचा नहीं सकते। और उसने यह साबित कर दिया। सुनहरी शक्ति की एक लहर के साथ उसने युआन आओ की रक्षा तोड़ दी और लक्ष्यों को तुरंत खत्म कर दिया। पूरा युद्धक्षेत्र क्रोध से भर गया। युआन आओ गुस्से में गरजा, जबकि लुओ फेंग अड़े खड़ा रहा। अब यह सिर्फ एक शिकार नहीं था, यह यूनिवर्स मास्टर्स के बीच युद्ध बन चुका था।